बाकी रहने वालों के साथ, हिंदू, सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का, और सबने मिलकर अफगान वतन को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। बस इतना काफी है। पाकिस्तान बना तो पश्तून कौम की तरफ से, चूंकि वहां बलोच नुमाइंदगी नहीं थी, बलोचों की तरफ से खान अब्दुल गफ्फार खान ने पहली अनिसाज असेंबली में कुरान करीम पे हाथ रखकर पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ लिया। लेकिन हमारे इस हल्फ को कोई कदर कीमत नहीं दी गई और हमें फिर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेशावर की असेंबली, बादशाह खान की असेंबली तोड़ दी गई और थोड़ी ही देर में सैकड़ों पश्तूनों को बाबड़ा के मैदान में खून से नहला दिया गया। उनका कसूर क्या था? वो चाहते क्या थे? हम ये चाहते थे कि वोट को इज्जत दो, हम ये चाहते थे कि आईन को इज्जत दो, आईन को बनाओ। लाहौर वालों, मैं माफी चाहता हूं, लाहौर ने नया आईन बनने नहीं दिया। हम चाहते हैं, हम किसी से खैरात नहीं चाहते, हम किसी से ज़कात नहीं चाहते। मरियम बीबी, बिलावल भाई, एपीडीएम के पार्टियों, हम बलोचों, पश्तूनों, सराइकियों, सिंधी के साथ सिर्फ एक वादा कर रहे हैं आप कि अल्लाह पाक ने जो हमारी सरजमीन में नियामतें पैदा की हैं, उस पे हमारे बच्चों का पहला हक तस्लीम कर लें और एक ऐसे जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील का वादा करें। और अगर कोई नहीं होता, बीबी मरियम, मैं माफी चाहता हूं, फजल रहमान साहब यूं समझ ले कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे। मरियम बीबी, हालात बिल्कुल पक्के हैं। आप बात करती हैं, करें, बिलावल भुट्टो करता है, करें, मौलाना साहब बात करते हैं, करें उन लोगों से। अगर वो नहीं मानते तो इनकिलाब की बात पक्की हो गई है तुर्की की तर्ज पे। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सबरंग। मैं हूं जावेद काजी और मेरे साथ प्रोग्राम में हमेशा की तरह इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं इस्लामाबाद से शामिल होते हैं, वो भी आज हमारे साथ होंगे। और कल जो पीडीएम का जलसा था उसमें अचकज़ई साहब ने बड़ी बड़ी बातें कर डाली। उन्होंने कहा जी कि जब भी इन्होंने बयान दिया है किसी स्टेज पे भी खड़े होकर, तो इनके मुंह से कोई फूल जो है ना वो निकलने की तवक्कात नहीं होती। हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ही बात ये करते हैं। उन्होंने ये लाहौर में खड़े होके जो अभी आपको मैंने सुनवाए हैं, बयानात दिए हैं, और लाहौरी जो हैं वो सख्त नाराज़ हैं इन बयानात पर। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इलाके से जो नेमतें, मदनियात निकलती हैं वो हमारे बच्चों का हक है, उनको दिया जाए। और मरियम बीबी और बिलावल, आप सब तैयार हैं, हम यहाँ पर इनकलाब लाएंगे, तो जो तुर्की में हुआ था वैसा इनकलाब लाएंगे। तो बहरहाल इन्होंने बहुत बातें की हैं। और मौलाना साहब ने ये भी कहा है कि जी 1940 की तर्ज का ये जलसा हुआ है, यानी कि इतने लोग आए हैं। हालांकि जो हकीकत है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। लेकिन मौलाना साहब ने मीडिया को भी और मरियम नवाज साहिबा ने भी मीडिया को बड़ा ही तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन क्या करें, जब कैमरे की आंख देखती है तो उसने तो वही दिखाना है जो वो देख रही होती है। लेकिन क्या करें, उनको कुछ नज़र आता नहीं है। मेरे साथ इस्लामाबाद से इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। जी बात हम करेंगे जो जलसा हुआ है लाहौर में उस हवाले से। इसके अलावा जो इकरारुल हसन पे हमला हुआ है लाहौर में उसकी भी हम बात करेंगे। और शेख रशीद साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर बन गए हैं
और इस मौके पे जबकि पीडीएम जो है वो जलसों पे जलसे करी जा रही है और उन्होंने एक इशारा दिया है कि जनवरी या फरवरी में हम लॉन्ग मार्च जो है वो करेंगे और हुकूमत को भी उन्होंने इंदिया दे दिया है कि आप इस्तीफे देकर घर चले जाएं और मुस्ताफ़ी हो जाएं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये कहाँ तक इस्तीफे हुकूमत देती है या ये देते हैं, इनके भी कबूल होते हैं या नहीं। इफ्तिखार भाई, आप क्या कहेंगे कि अचकज़ई, महमूद अचकज़ई साहब जैसे लोग जो हैं हमारी पार्लियामेंट में बैठे हैं, हाँ वो पार्लियामेंट में बयान करें या किसी स्टेज पे खड़े होकर, और बड़े अफसोस की बात तो ये है कि नून लीग जो है वो पीपल पार्टी, दो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, उनके लीडरान वहाँ बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे रहनुमा जो हैं पार्टियों के वहाँ पर मौजूद हैं। और महमूद अचकज़ई साहब ने ये बयान दिया है कि लाहौरी जो हैं वो भी हिंदुओं के साथ और इंडिया के साथ मिल गए थे अफगानिस्तान पर हमले के वक्त। तो ये जो बयान दिया है उन्होंने, लाहौरी सख्त नाराज हैं इस पर। आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के लोग हमारी पार्लियामेंट में ये कैसे? देखिए काई साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना कि महमूद खान की, महमूद खान बुनियादी तौर पे उस जब भी वो बात करता है तो वो अफगान और पश्तून की बात करता है, वो कभी भी पाकिस्तान की बात नहीं करता। और इसके बारे में ये कहा जाता है ये कभी वो झंडा जो है पाकिस्तान का वो उसने नहीं पकड़ा। अभी यह देखना ये जो पाकिस्तान के जो ये एमएनए जो होते हैं या सेनेटर जो हलफ उठाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्या उसके अंदर ये बात नहीं है कि वफाक पाकिस्तान या पाकिस्तान के लिए मैं वफादार रहूंगा? तो ये किस किस्म के, अगर इनकी वफादारी जो है पाकिस्तान के साथ नहीं है तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में या पाकिस्तान की सियासत में जो एक्टिव रोल होता है वो किस तरह वो अडॉप्ट कर सकते हैं? आप मुझे बताएं कि क्या वो इस किस्म का शख्स जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस है एनडीएस के साथ, उसके जर्नलों के उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, उनसे उनकी जो महफिलों के अंदर जाके डांस करता है, पाकिस्तान की जो खिलाफ जो मीटिंग्स होती हैं या जो फंक्शंस होते हैं, तो हमें नहीं अभी तक पता चला कि ये इस किस्म के लोग पार्लियामेंट में पहुंच कैसे जाते हैं या वो अलाउ कैसे किया जा सकता है। दूसरी जो बात इसने की है पंजाब के हवाले से, तो दिस इज इंसल्ट ऑफ पंजाब के। पंजाब में कभी कोई अंग्रेजों के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। इसको तकलीफ ये है कि रंजीत सिंह जो था, जो 1801 में पंजाब का जो रूलर बना था और 1839 तक, यानी तकरीबन 38 साल तक वो इधर का हुक्मरान रहा है और वो जमरूद और पेशावर तक वो चला गया था और वहां पे उसने कब्जे किए हैं और अंग्रेजों के खिलाफ वो जो सिख कम्युनिटी बाहर निकली थी। आपको याद होगा कि 1707 में औरंगजेब आलमगीर की डेथ होती है और उसके दौरान जो है वो सिखों के खिलाफ जो है औरंगजेब आलमगीर ने बहुत ज्यादा मतलब उन पर तशद्दुद किया था। उनके बेशुमार गुरुओं को जिंदा जो है ना वो ऑयल के अंदर डाल दिया, खोलते हुए ऑयल में डाल देता था और उसकी तस्वीर जो उस वक्त जो पेंटिंग्स थी वो मौजूद हैं। आप अगर गूगल करें या ब्रिटिश म्यूजियम में भी आप जाएं तो वहां पे अवेलेबल है। तो कहने का मकसद ये है कि इस मौके पर जो जबकि आप नारा लगा रहे जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया जा दाग, तो वो लाहौर में खड़े होकर लाहौर के दिल पर लाहौरियों की इंसल्ट कर रहे हैं। लाहौरियों की नहीं, वो तो पाकिस्तानियों की इंसल्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये इस किस्म की जो इंसल्ट है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं तो ये समझता हूं कि आर्टिकल 6 इस किस्म के लोगों को लगना चाहिए। हम लोग दूसरे लोग बात तो करते हैं, कोई हमेशा ये देखे जब वो कराची गया था उसने उर्दू जुबान के खिलाफ बात की, कोयटा में उसने फिर वही इस किस्म की को बात की, इधर पंजाबियों के खिलाफ बात की। तो आप इस किस्म के लोग को जो इवन अगर मैं एक देख लिया जाए कि जी नवाज शरीफ का भी एक नैरेटिव है, नवाज शरीफ का नैरेटिव लाहौर के अंदर उनको रिजेक्ट कर दिया। देखें जो 33-34 जो इनकी जो पूरी सीटें थी और फिर जो इनकी बल्दियाती काउंसलर थे इनके सारा जो पूरा उन्होंने क्लीन स्वीप किया हुआ था, चंद सीटें हैं इनकी पीटीआई की, तो उसमें ये लोग लाहौरियों को निकालने में टोटली नाकाम रहे हैं, मरियम नवाज जो है, और उसमें मुख्तलिफ किस्म की बातें चल रही हैं। आज जो है वो बिलावल जो है उसने कहा कि मुझे मिलना है शहबाज शरीफ के साथ, उसको इजाजत दे दी गई है। तो ये भी मरियम नवाज के लिए एक नैरेटिव जो है, जो मरियम नवाज का नैरेटिव है जो अपने अब्बा जी से उन्होंने लिया हुआ है,
वो उसके खिलाफ वो अच्छा बात जा इफ्तिखार रही है, भाई, उसको समझ नहीं आ रहा इफ्तिखार हमारी भाई, जो अभी इत्तला मिली है। इफ्तिखार तो भाई, क्या जी कोई आम आदमी किसी कैदी से मिलना चाहे तो उसको इतनी जल्दी इजाजत मिल सकती है? जी नहीं मिलती ना, वो तो मैं बता रहा हूँ, ये पॉलिटिकल जो है उनको दी गई है। मेरा ख्याल है इसमें जो पंजाब का फायदा है वो पॉलिटिकल फायदा भी होता है। जो जाहिर है कि वो जो अपना शहबाज शरीफ का नैरेटिव है वो तो अपने बड़े भाई को समझा रहा है कि इस मरियम को अपने कंट्रोल में करो, ये तो पूरा लूट कर खा गई है। और पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारी मुस्लिम लीग नून, वो उसने खत्म कर दी है। तो अब बिलावल का जो मिलना जो है वो एंटी नवाज शरीफ नैरेटिव है जिसको वो मिलने जा रहा है। और ये मरियम जो है इसको वो लाइक नहीं कर रही। आज भी वो जो उसने सीसी की जो मीटिंग हुई है जिसमें साद रफीक भी बोला है और भी लोग थे कि भाई आप जो ये उनको चेक करें कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ जो है वो हो चुके हैं और आपके जो वर्कर्स थे जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। आप देख सकते थे कि मैंने जो अब चेक किया था कि 2016 में यहाँ पे एक वर्किंग हुई थी जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तानी तराना जो रिकॉर्ड करना था, तो चेक किया गया कि उस वक्त जो सीटें लगती हैं वो 66,000 के करीब लगती हैं टोटल। और उसमें से इन्होंने जो पार्ट लिया था वो 16,500 जो है वो उसमें सीटें लगनी थी, सिर्फ 16,500। अब उसमें आप देख लें कि 16,500 के बावजूद भी सीटें खाली थी और पीछे से ड्रोन जो वो दिखा रहा था वो आप मीडिया को गालियां दे रहे हैं। अब मीडिया को गालियां, मीडिया तो अब कैसे, अब जब तस्वीर जब मेरी खींचेंगे तो वही जो शक्ल होगी वही आएगी ना। अब ये तो नहीं है कि और कि आपको वो नजर आ रहा है कि जी वो नहीं भर सकते। अब इमरान खान का जो रिकॉर्ड था 2011 का जो आपने उसका जलसे के साथ कंपैरिजन अब कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ आप देखें कि इन्होंने कहा था कि हम 2 ऐलानात करेंगे। एक तो ये कहा था कि हम इस्तीफे देंगे और दूसरा उन्होंने कहा था हम अगला लाएमल ऐलान करेंगे कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई कब करनी है। अब ये दोनों बातें नहीं कर रहे। उन्होंने दोनों बातें उन्होंने कहा कि जी मतलब हम फरवरी में शायद करेंगे। ये 2 महीने की जो इन्होंने टाइम गेन करने की कोशिश की है, ये किस मकसद के लिए कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं इमरान खान जो कुत्तों को खिला रहा था या वो कुत्ते जो है उनको वो अपना खाना शाना डाल रहा था, तो ऑब्वियसली वो तो एक उनको पिंचिंग फिनोमेना, उसके लिए तकलीफ देने के लिए उसने मेरा ख्याल वो तस्वीरें जो है वो उस पे दी है इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे। तो हमें ये देखना है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बात है, अब आ रही है आपको जी अब आवाज? आ रही है। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो मरियम नवाज साहिबा और इवन मौलाना साहब जो हैं उन्होंने बहुत तनकीद की है हमारे मीडिया पे। उन्होंने कहा जी कि बीबीसी और जो अल जजीरा है उसकी जो फुटेज है वो देखें। तो क्या हमारा जो मीडिया है वो वाकई इनके खिलाफ है या वो दिखाया नहीं उसने कि क्या हो रहा है? लेकिन मैं तो देख रहा था कि बहुत सारे मीडिया चैनल जो हैं उन पे मैं फ्लिक करके देख रहा था कि लोग जो हैं वो जा रहे थे जलसे से। इवन अभी मरियम नवाज साहिबा की तकरीर भी नहीं शुरू हुई थी। तो ये गिला शिकवा जो है अपने मीडिया पे क्यों है? देखें इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि लोगों का बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं खुद वहां पे चला गया था, मेरी वजह से शायद 1-2 बंदे और भी आ गए होंगे। जी जी वो जो है वो बाहर हम गाड़ी पे घूम रहे थे, अंदर तो बड़ी ठंड थी तो हम तो गाड़ी जी में जी घूम रहे थे। वो कोई सड़कें वड़कें खाली थी। जब 2011 में हम गए थे तो उस वक्त तो हमें वो नारकली जाकर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी। इमरान खान का जब जलसा था पैदल काफी कई किलोमीटर जो है वो चल के जाना पड़ रहा था। सही तो है। अभी जो हमने देखा तो वो कोई इतना बड़ा वहां पे हमें बाहर जो रोडों पे वो जो जुलूस वगैरह नजर नहीं आया ना। वो हमें सिलसिला नजर आया या जिस तरह जो इंतकाल किया खादिम रिजवी साहब का उस वक्त जनाजे पर थे या जी जी बिल्कुल 2011 में बिल्कुल। इमरान खान बहुत का बड़ा। जो जलसा था। और अगर ये बात कहते, मैं ये कहता हूं कि इनके पास भी तो सोशल मीडिया है ना, तो वहां से अपने दो वो छोड़ देते। वो जो ड्रोन है वो लाइव दिखाते उनको, तो वो तो लाइव वही दिखाना था ना। तो इनको किसने रोका था? ये 1.25 अरब रुपया खर्च हुआ है अपना काजी साहब इस जलसे के ऊपर। तो 1.25 अरब रुपया खर्च करने के बाद आप अपने 2 ड्रोन अपने उड़ा देते और अपनी जो लाइव जो है वो उसको टेलीकास्ट करते हो, बल्कि लाइव भी कर रहे थे कई सोशल मीडिया के। उसके बाद आजकल तो कैमरे की तो जरूरत ही नहीं होती, टीवी कैमरे की, टीवी कैमरा क्या दिखाता है, अल जजीरा क्या दिखाता है। आप यही जो है कैमरे में उसमें ड्रोन में उठा के देख लें। ड्रोन ने तो वही दिखाना है ना जो एक्चुअल जो जमीन पे जो चीजें नजर आ जी रही हैं। ये
ये एक कमेंट भी आया है इफ्तिखार भाई, इसको भी जरा देख लीजिएगा। ये कहते हैं जी कि पीटीआई के जलसे की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया पर, इससे 2011 जाहिर है कि ये नाम का नाकाम शो था। बिल्कुल ये जी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये जो 2011 में इमरान खान भाई का जलसा हुआ था, एक बहुत बड़ा मैसेज है, वो भी मैं पढ़ लूं या आप पढ़ लें। वकार अहमद साहब है, उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज लिखा है, क्योंकि सारी स्क्रीन जो है वो कवर हो जाएगी। ये लिखते हैं जी कि अब्दुल समद अचकज़ई not only insulted Punjabis but the whole Pakistani as a nation. Bilawal is only meeting Shahbaz Sharif just to express his anger on whole situation, especially Maryam Nawaz and MNS tertiary narrative. Very good analysis. बहरहाल ये मैसेज भेजा है चौधरी एंड वेल कंडक्टेड बाय सर। जी जी, ये मैंने एक्चुअली ये मेरे कमेंट पर बात कर रहे हैं ना, ये अपना वकार साहब माशाल्लाह सीनियर सिविल ऑफिसर भी हैं, और ये अपना सीएसएस में इन्होंने 9th कॉमन से ये बिलोंग करते हैं, तो काफी बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, और मतलब हमारे प्रोग्राम रेगुलरली देखते भी हैं, और हमारे जो एनालिसिस होते हैं उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये वो बिल्कुल वही बात कर रहे हैं कि 2011 के अंदर जो इमरान खान का जलसा था, ये बेसिकली ये आपने भी कहा है कि ये क्लेम करते हैं कि जनरल पाशा ने उसको करवाया था, या DGISI जनरल जहीरुल इस्लाम, ये दोनों इन्वॉल्व थे। आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि मैं कुछ वर्किंग जानता हूं ISI की भी, तो ISI की वर्किंग क्या होती है, वो तो उनके पास तो किसी फोर्स की कमांड तो होती नहीं है, वो तो उनका काम ये होता है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसको डिसेमिनेट करते हैं कंसर्न क्वार्टर्स में। और ये जो ये कोई फौज नहीं होती उनके पास के वो जनाब 2 ब्रिगेड है उनके अंडर या 5 ब्रिगेड हैं जो उन्होंने इकट्ठे करने होते हैं। तो ये कहीं भी नहीं होता कि आप जो है वो ISI जो है बंदे इकट्ठे करने पे लग जाती है। ये उसका इमरान खान का अपना एक ग्लैमर है, अपना पैशन है, वो उसको लोग निकलते हैं। अब ये भी तो जनरल जिलानी जो था वो पहले ISI में था, फिर वो बाद में वो गवर्नर बन गया था पंजाब का, तो वहां जाके फिर इन लोगों के लिए वो काम करता रहा, तो वो इनके लिए जलसे नहीं वो करते थे। इनको पॉइंट तो कर सकते थे, 1 करोड़ रुपए लेके या 2 करोड़ रुपए लेके उनको मिनिस्टर बना दिया था, और मियां शरीफ ने कहा था कि आप जनाब इसको देखें। लेकिन अब इस किस्म की अगर वो बात करेंगे कि जी एजेंसी जो है वो उनको बंदे निकाल के लेके आए थे, तो बंदे यार अब निकाल लो यार। तो वो आप जिस वक्त आप मोहम्मद खान जिनेजो को फारग करने के बाद आप खुद जो है मुस्लिम लीग पर कब्जा कर लिया था, तो उस वक्त भी आप निकाल सकते थे। लेकिन 2011 में तो उस वक्त तो हुकूमत इमरान खान की नहीं थी, तो उस वक्त तो आप लोगों की हुकूमत थी, तो उस वक्त आप क्या करते थे? आप जो दोनों जो थे पीपल्स पार्टी के भी और नवाज शरीफ के, और आपकी फिर 2/3 मेजोरिटी जब थी, अब मुझे बताएं कि 2/3 मेजोरिटी के बाद आप जब आए थे आखिरी दफा जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, तो उस वक्त क्या मसला हो गया था? पहले तो जनरल जहांगीर करामत को छुट्टी कराई थी इन्होंने, इस्तीफा लिया था, फिर जनरल मुशर्रफ को अपॉइंट किया था, उसके साथ भी नहीं इनकी बनी। तो कोई तो रीजन है ना इस शख्स में कि आप जो है वो एक तो गालियां देना शुरू कर देते हैं ISI को, और वो, लेकिन ये जो नैरेटिव है मूडी का, जो नैरेटिव, ये इफ्तिखार भाई जो रीजन है ना, वो रीजन जो है वो एक ही सामने आता है, वो ये कि हम जो कुछ कहें, हम जो कुछ करें, उसमें कोई मुदाखलत ना करे, जो कुछ हम कहें वो ही वो मानते जाएं। तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता, जब कोई गलत काम हुकूमत में हो या कोई अपोजिशन में हो वो करेगा तो अदारे तो बोलेंगे। देखें, एक मैं आपको बात बताता हूं, असल में ये जो कुछ ये जो मेरी, क्योंकि लाहौर में गुफ्तगू हो रही है, तो उन्होंने ये कहा है कि जी लाहौर जो है वो उसमें जो ज्यादातर वर्किंग की है वो हमजा शहबाज ने की है, पटवारी से लेकर SHO से लेकर वो सारे जो बदले हैं, एक तो वो लोग हैं, और जो बाहर नहीं निकले, क्योंकि वो मरियम तो इधर वफाक में थी, मैं तो अब्बा जी के साथ रहती हूँ, मेरे तो इधर भी कोई जायदाद नहीं, उधर भी कोई जायदाद नहीं, तो अब्बा जी तो इधर रहते थे। तो जबकि दूसरा जो है वो उमर शेख की भी बात कर रहे हैं, CCPO लाहौर की, कि उसने वो जो मेन कब्जा ग्रुप थे जिनमें सैफुल मुलूक, अफजल खोखर जो है, उनको जनाब उन्होंने नथ डाली है, और नथ डालने के बाद उनको गिरफ्तारियां की हैं उन लोगों की, और उनका वो जो सप्लाई चेन थी वो उसने तोड़ दी। जो बंदे इकट्ठे करते थे, इकट्ठे करने, क्योंकि कब्जा ग्रुप था, कब्जा ग्रुप फिर इन पर इन्वेस्ट करता है,
तो जो बंदे निकाल के लेके आने, तो 300 रुपया पर बंदा जो पर डे पे लेके आए थे, और खाना पीना फ्री था। तो यानी अगर कोई 5 दिन के लिए आया बंदा, तो हमारी जो उनके साथ बात होती तो 1500 रुपए बंदे को मिलते थे, साथ खाना पीना फ्री थे। आखिरी दिन तो वो रोते रहे हो, तभी तो वो कि उनको छोड़ने वाला गया था जहां से वो लेकर आए थे। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या कहा गया, उनका सिर्फ नारे मारने के लिए। हमने कहा कि ये नारे हमें वो सिखाए थे, हमने वो मारने थे। तो उनमें से कोई भी निकला नहीं है। तो ये एक इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है। एक तो अचकजई की जो आपने बात की है, अचकजई में वो जो पठान और पाकिस्तान के मुखालिफ जो नैरेटिव है, वो तो बड़े खुश होंगे, अफगानी बड़े खुश होंगे जो पश्तून जो खिलाफ है पाकिस्तान के। लेकिन ये तमाम पश्तून तो खिलाफ नहीं है ना, और ये तो चंद लोग हैं जो, ये तो हारे हुए लोग हैं, ये अचकजई जो हैं, ये इस किस्म के जो हैं। जबकि इनके आपने देखा होगा कि जो इनकी पूरी फैमिली जो है, इनको इसके भाई को जनाब वो गवर्नर बनाया हुआ था, उनके एमपीएज हैं, इनके पूरी यानी पूरी जो पाकिस्तान से ये फायदा उठा रहे हैं, और ये जाली वोटों के जरिए जो अफगानियों के उन्होंने पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाकर उनके वोट इकट्ठे करते हैं। तो हमें अच्छा, ये देखना होगा। जी इफ्तिखार भाई, ये बात करते हैं कि जी हमारे इलाके से जो मदनियात, जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं वो निकलती हैं, वो हमारे लोगों का हक है, हमारे बच्चों का हक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि इन्हीं लोगों ने अपने ही गरीब आवाम को न कभी तालीम मुयस्सर की है, और उनको बिल्कुल तालीम से अलग रखा है ताकि कोई इनके सामने खड़ा ना हो सके, तो फिर इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ऐसी बातें करना जो है, वो आप कैसे देख रहे हैं? देखें, मैं बलूचिस्तान में जहां पे इनका घर है, गुलिस्तान में, और पशीन जो इनका इलाका है, मैं तो एक एक चप्पा चप्पा इनका वो छाना हुआ है, ठीक है ना। अकबर बुख्ती के साथ मेरा वो ताल्लुक था। वो बहुत अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर था उस वक्त, भी मुलाकातें होती थी। तो ये पश्तून का मिली अवामी पार्टी, ये वो सारा, तो इनको मौलवी जो हैं वो फिर बाद में JUIF वालों ने मतलब बलूचिस्तान के ऊपर ज़ियाउल हक के जब मरने से पहले जो है उन्होंने यहाँ पे हुकूमत भी बनाई थी। तो और उसमें जो जाम साहब थे, इनके जाम गुलाम कादर साहब थे, जो मौजूदा जाम कमाल के दादा थे, तो वो उस वक्त हुआ करते थे। मेरा तो ये ख्याल है कि जो मादनियत की बात करते हैं, सुई गैस की बात ठीक है, वहां से निकल रहे मादनियत, ये पाकिस्तान है, ठीक है ना। अगर गंदम यहाँ वहां पे नहीं है तो पाकिस्तान से गंदम यानी पंजाब से उधर जाती है, उधर की चीजें इधर आती है। फिर दूसरी ये बात है, ये किस बात का क्लेम कर रहा है? ये तो बात ही अफगानिस्तान की करता है। तो अफगानिस्तान की अगर बात करता है, तो वहां की जो मादनियात हैं, तो वहां के जो लोग, लोकल लोग हैं, वो उनकी वो क्लेम करें ना। आप मादनियात जो हमारी तो अभी सैंडक की वो जो पिछली जो गवर्नमेंट थी, सैंडक का बेड़ा गर्क कर दिया था। तांबे की कान थी, सोने की कान थी, जो भी था, और उसमें उनके वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गए थे। अभी बड़ी मुश्किल से सैंडक के प्रोजेक्ट को में वो जो जुर्माने हुए थे कंपनीज के, उनको वो दूर किए। तो ये जो कहना, इसमें मुझे बताएं कि इस शख्स ने, अब अचकजई ने, जो मादनियात के हवाले से पाकिस्तान के लिए क्या उसने काम किया है, हमें तो इस चीज का देखना है ना। वो तो कहता है कि बलूचिस्तान को अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो ये किस तरह, ये जो लाइन, इसको सबसे ज्यादा तकलीफ जो है, ये जो अफगानिस्तान के ऊपर वो लग रही है, बाढ़ लग रही है, जो बाढ़ लग रही है। जी। हाँ जी, तो किस कदर शदीद तकलीफ है। ही इज द ओनली पर्सन के जो अफगानिस्तान से ये उसके खिलाफ बात कर रहा है, जनरल बाजवा के खिलाफ बात करता है, और फिर वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करता है, क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन अब पॉसिबल मुश्किल हो जाएगी। वहां से अफगानिस्तान के वो जो टेररिस्ट कैंप है, ये जो मर्डर हुए थे, बच्चे जो शहीद किए गए थे जो आर्मी पब्लिक स्कूल के KPK में, तो ये वहां से कंट्रोल किया जा रहा था ना। तो ये सारे उस इनके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इसके सारे रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये कहना कि जी ये मैं मादरिया जो खा गई या फलां खा गया, तो बलूचिस्तान की असेंबली के अंदर आप आओ, आप पाकिस्तान में आओ, पेश करो, आपकी क्या प्रपोजल्स हैं, आप आए, बात करें। ये कौन सी बात है? आप तो बात करते हो पाकिस्तान के तोड़ने की बात करते हो, मादनियात की तो बाद में बात करते हो, ठीक है ना। तो मादनियात जो है या दूसरी वो चीजें हैं, ये जो अफगानिस्तान पर हमला किया था, अमेरिकन ने किया था ना, तो वो अमेरिकन ने वो जो 9/11 को वो बहाना बनाकर वो इधर आ गया था। तो ये जो ये उनका टाउट है, उनका NDS में, अब वो उनकी टाउट है। NDS किसकी है? अच्छा, वो CIA की एक
बगल बच्चा है ना। जी जी। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इनको पंजाब में आने से बैन कर दिया जाए, जैसे मोहसिन दावड़ को कोयटा में जाने से बैन किया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के इकदाम उठाने चाहिए हुकूमत को? नहीं, मैं तो बैन का तो नहीं मैं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे अपने जो हैं 40 जो रिश्तेदार है, सगे रिश्तेदार, ब्लड रिलेटिव्स, उनकी गर्दनें काटी गई थी 14 अगस्त 1947 को रोपड़ स्टेशन से, जो हम इधर आ रहे थे। तो पंजाबी हम हैं, ठीक है, पंजाब से हम आ रहे थे, रोपड़ इन पंजाब और ये लुधियाना से मेरी कुछ फैमिली आई थी, मेरे दादा और ये सारे। तो वो जो हम लोग पाकिस्तानी हैं, पंजाबी जो तो बाद में हम है ना, पंजाब से हमारा ताल्लुक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि गुलिस्तान जहां पे इसका जो इलाका है, वहां पे एक इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये अब बात करना कि जी चे जाएगा कि जी इसको आना बंद करें, उसकी ये हम किसी पाकिस्तानी को नहीं कहते कि आप इधर आगे बंद हो या इधर आके उनकी पाबंदी लगाई जाए, बल्कि हमें जाएं, हम वहां पे इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकते? क्यों वो क्या बलूचिस्तान हमारा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो वहां पे पाकिस्तानी वो जाके करें, इनको क्या तकलीफ किस बात की है? हमको अफगानिस्तान की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये बात ही वो अफगानिस्तान की करता है, ये पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान का खाता है, पाकिस्तान का पीता है, ठीक है ना। तो अब बात करता है वो उधर जाके अफगानिस्तान की, बल्कि ये एजेंट्स है ना, अफगान एनडीएस के एजेंट्स है, छोटे मोटे जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्योंकि इसकी दाल नहीं गलती, अब इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स को हुआ है, ठीक है ना। जो नवाज शरीफ जो अपने आप को जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाके नारे मारते थे, वो अब मरियम की वो उसने खत्म कर दिया है। अब देखें बिलावल जो है वो भागा गया फिर शहबाज शरीफ से मिलने के लिए, उसको बताने के लिए कि भाई ये तुम्हारी भतीजी ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है सारे नैरेटिव का। अब वो वहां पे ऐलान नहीं कर सके, हालांकि आप पिछली इनकी वीडियो से निकाल के देख लें, वो यही कह रहे हैं कि 13 दिसंबर का जो वो आर या पार तो एक दिन पहले हो गया, आर भी हो गया, पता नहीं पार हो गया क्या हो गया। तो लेकिन उसके बाद जो है ये जो इन्होंने कॉल देनी थी कि भाई हमने इस्तीफे जमा करवा देने हैं, अब इस्तीफे जमा करवाने के लिए भी लोग तैयार नहीं है, इनके नून वाले तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो वो ऊपर बिलावल जो है वो तो एमएनए है ना, तो वो क्यों नहीं इस्तीफा देता? वो क्या वो बर्दाश्त कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है कि सिंध असेंबली की वो रेजिग्नेशन जो है वो जमा करवा के पूरी सिंध असेंबली फारग? इमरान खान तो वेट कर रहा है बैठा, वो फवाद जो है वो तो बोल ही नहीं रहा। ये इमरान जो है वो तो कहते हैं जिस दिन खाली करेंगे इलेक्शन, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएगा, पीटीआई उसमें आ जाएगी, बाकी 2.5 साल ये रोते रहे। और ये बिल्कुल ऐसे ही था। आपका क्या ख्याल है कि ये जो पीडीएम के जलसे हैं, इनसे पीटीआई को ज्यादा ताकत मिली है, ज्यादा मजबूत हुई है? मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने पीटीआई वालों ने कोई पैसे शैसे दिए इनको, ठीक है ना। जो मतलब इनमें से किसी बंदे को पैसे शैसे दिए हैं, या कोई इन्होंने चक्कर चलाया है, या वो आईएसआई ने कोई चक्कर चलाया है, कोई चक्कर मुझे लगता है कि उनका पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है ना। ये जो लाहौर वाला जो जलसा ना, ये कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, ये बिल्कुल वो फर्क कर दिया है इनको। और जो पॉलिटिक्स थी इसकी फजल रहमान की, अब ये बात आपने अभी मुझसे पहले किया कि 1940 का जलसा, फॉर गॉड सेक भाई साहब, अब ये देखें कि वो ये मौलवी फजल रहमान है, वो मौलवी फजल हक था, शेर बंगाल, जिसने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी 1940 में, और जिसमें वो बैठे हुए वो वहां पे लीड कौन कर रहा था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना। वो स्टेज पर बैठे हुए थे, जिसके बारे में गोरा हिंदू सिख सारे वो महात्मा गांधी वो सब ये कहते थे कि ये बंदा बिक नहीं सकता, ना ये करप्ट, कोई उंगली नहीं उठाता था। जबकि इस स्टेज के ऊपर आप देखें, वो जो सब जो फजल रहमान साहब, उसके खिलाफ भी नैब में केस खुला हुआ है कि मिलियंस ऑफ डॉलर जो है उसकी वो जायदादें हैं। और उसके बाद मरियम नवाज वो जो इधर कहती थी कि जी मैं ना इधर मेरी जायदाद है ना उधर, मैं तो अब्बा जी के साथ रहती हूँ, वो जब निकल आई, फिर वो ऑफशोर कंपनियां निकल आई, फिर दूसरे, मतलब वो तो हमारे कैलकुलेटर से बाहर हो जाती है ना उनकी जायदादें। तो ये वो लोग हैं, और ये कन्विक्ट हुई है, ये नहीं है कि मतलब वो, और वो कह रही है वो किसके साथ मुकाबला करिए? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के जलसे के साथ। अच्छा, तो वैसे शर्त जी। अच्छा, ये एक मैसेज आया आज, को दूसरा बड़े बिजी हैं, वो मैसेज भेज रहे हैं, ये मैसेज उनका जरा देखिएगा।
ये कहते हैं जी कि डू यू नॉट थिंक आउट ऑफ ऑल दिस पीडीएम सिनेरियो बिलावल जरदारी विल कम आउट एज अ गेनर फ्रॉम पीडीएम लीडरशिप, मरियम विल नॉट कम आउट एज क्रेडिबल अपोजिशन लीडर। बात तो ये है ना कि इस वक्त तो लीडर जो है वो तो मौलाना साहब बने हुए हैं और जो पार्लियामेंटेरियन भी नहीं है। जी देखें, कुदूस साहब जो है वो सही बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कहना क्या चाह रहे हैं। असल में बिलावल जो है, आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के बाद भी देख लें कि कहीं ना कहीं इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब ये वो खुद बिलावल फौज का नाम नहीं लेता। आपने देखा होगा बाय नेम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की बात करेगा, सिलेक्टेड करता रहेगा, लेकिन वो उस तरह की तनकीद नहीं करेगा, ठीक है ना। उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग इसकी वो लगती है जो हमें फील होता है, ठीक है। और जबकि जो नैरेटिव नवाज शरीफ का है वो तो पहले रिजेक्ट कर दिया था, लाहौर ने तो बाद में आए ना, तो लाहौर तो पहले रिजेक्ट कर दिया था, लाहौर तो कभी कबूल ही नहीं करता, दैट्स वाई लाहौर से बंदा नहीं निकला, ठीक है ना। तो अब बंदे ने तो वो आपको कान से पकड़ के तो नहीं लाना होता, आईएसआई ने तो नहीं पकड़ के लाना होता, जिस तरह ये क्लेम करते हैं कि आईएसआई ने जलसे करवाए। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना आप लोग, ये लोग कि जी वो मरियम मर्ज कर दे, कि मरियम ने अपनी लुटिया डबो दी है लाहौर का जलसा करवा के। पहले वो अगर कोई लीडर बनती थी, इवन एतजाज एहसन ये कहता था, हमारे जो बात उन्होंने कह दी, उसने शहबाज शरीफ को साइड लाइन कर दिया। और दूसरा उसको फायदा ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है वो जेल के अंदर है, ये उसका फायदा उठा गई है। लेकिन आज का ये जो जलसा हुआ है इनका 13 दिसंबर वाला, उसके बाद ये खुद ब खुद इसका जो है अपना जो नैरेटिव जो है शहबाज शरीफ का, वो क्या कहते हैं नवाज शरीफ का, वो उसका अपने आप बेड़ा गर्क कर लिया उसने। और वो तो ज़ाहिर है लीडर मर्ज करना तो और चीज होती है, वो पॉलिटिकल। अब इनके अंदर जो है वो फुट पड़ी हुई है, उनके अंदर आज जो सीईसी की मीटिंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वहां को लोग पड़ गए उसके पीछे। वो कहते हैं मैं इंक्वायरी करवाऊंगी कि कौन कौन लोग जो है जिन्होंने नहीं पे जो हमारे खिलाफ जो काम कर रहे हैं, और वो लोग जो है वो मुस्लिम लीग में वो कैसे हैं। अब इससे भी पहले अब मैं आपको थोड़ी सी बात कर दूं, जिस वक्त 2017 में बाई इलेक्शन हो रहा था, तो बेगम कलसूम नवाज जो थी वो उनको NA 120 से उनको इलेक्शन लड़ाया गया था, ठीक है ना। तो उस वक्त जो कंपेन का इंचार्ज था वो हमजा था, हमजा शहबाज था। उसको नवाज शरीफ ने रिमूव किया, हमजा शहबाज को, और उसकी जगह परवेज मलिक को उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन पे उन्होंने नामजद किया। तो इनके दरमियान जो है वो अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको कहा ना कि एक जंग होनी है उसकी पानीपत की, तो पानीपत की जो लाहौर में एक जंग होनी है, तो वो उसमें जाहिर है कि वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। और उसमें एक फैक्टर ये भी गिना जा रहा है कि बिलावल ये समझता है कि असल जो कमांड है वो शहबाज शरीफ के पास है, क्योंकि जलसे में उन्होंने देख लिया कि लोग मरियम को सपोर्ट नहीं कर रहे। जी काई साहब। जी, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं जनाब मियां मोहम्मद सदीक साहब, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी काजी साहब। जी मियां साहब, कुछ देर तो आप बातें भी हमारी सुनते रहे हैं माशाल्लाह, और प्रोग्राम में अब आप शामिल हुए हैं, तो आप ये बताइएगा कि ये जलसा जो है मरियम नवाज साहबा जो हैं वो कह रही हैं जी बहुत ज़बरदस्त हुआ है, मौलाना साहब भी कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हुआ है, लेकिन कल जो मीडिया दिखा रहा था उस हवाले से तो पता ये लगता है कि जो लाहौरी आवाम है उसने इस जलसे को मुस्तरद कर दिया है। बहुत सारे लोग और ख़ास तौर पर मौलाना साहब जो हैं उनका जो क्राउड है वो वहाँ जलसे में आया था। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी मेहरबानी जी, बेहद शुक्रिया जनाब। ये कौन से मीडिया की आप बात कर रहे हैं? ये जो मीडिया गवर्नमेंट ज़्यादा है, ये जो मीडिया इस वक्त जो अपनी क्रेडिबिलिटी जिसने दाव पे लगाई। अच्छा मियां साहब जो मीडिया पाकिस्तान का है, बड़ी माजरत के साथ, खा वो इमरान साहब के जलसे हों, खा वो मरियम साहबा के जलसे हों या मौलाना साहब के जलसे हों, वो दिखाता ज़रूर है, लेकिन अब कहने का मकसद ये है कि जब आप ये कहें जी कि हमारे जो आपने देखने हैं क्लिप्स वो BBC जो है उसके ऊपर जाकर देखें, हमारा मीडिया जो है वो झूठ बोलता है, तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब चैनल तो झूठ नहीं बोलते। काजी साहब, मैंने ना किसी झूठ की बात की है और ना मैंने BBC की बात की है। तो जो आपके लीडरान जो बात कर रहे थे वही मैं कर रहा हूँ। सुने, मीडिया पे जितनी कदगन लगी हुई है ना, मीडिया पे देखे ना, मीडिया कदगन ज़्यादा है। मीडिया की पोजीशन ये है, उसको तो 3000 बंदे नजर आते हैं
और मीडिया में बहुत से ऐसे, जैसे अभी मतलब ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मनारे पाकिस्तान का, मैं आपको गारंटी करता हूं कि उनको पता ही नहीं है उनके गेट कितने हैं मिंटो पार्क के, और उनको पता ही नहीं है कि लाहौर से कौन सा एरिया कहाँ पे आता है, कहाँ से कितनी पब्लिक किस एरिया में कैसे दाखिल होती है और क्या सूरत हाल है वहां पे। तो मियां साहब, जो 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 मीडिया पे एंकर पर्सन ये कह रहे थे कि जी 25-30 हजार आदमी है, क्या वो भी झूठ बोल रहे थे? वो मीडिया जो है उसको तो, वो तो मीडिया पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा रहा है, उसकी पोजीशन ये है। वो जो एंकरों की आप बात कर रहे हैं, ये अभी बात कर रहे थे, इनको मालब जब्बा नजर नहीं आता, इनको जो है इनको मैं वो जो करप्शन है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जलसे की बात कर रहा हूं। जलसे की बात कर लें। जी जी। गुजारिश ये है कि अगर ये जलसा कामयाब नहीं है या छोटा सा जलसा था, तो इतना शोर किस बात का है? गुजारिश ये है कि कल जब वो रैली लेके निकली हुई थी, वो रैली पे इतना शोर था, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब तरीन जलसा है। आप देखें इस वक्त मौसम के लिहाज से और कोरोना की वबा की के सामने, और दूसरी चीज उसके बावजूद ये एक कसीर तादाद लोगों की वहां पे मौजूद थी। और अगर इसमें आप ये समझते हैं कि ये नाकाम है, तो भी प्रेशर किस बात का है? चलें, ये तो हुकूमत जो है वो अपने बयान दे रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि महमूद अचकज़ई साहब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जहां पर बहुत सारे रहनुमा, बहुत सारी जमातों के रहनुमा बैठे हुए हैं, आपके रहनुमा भी वहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बात की है लाहौरियों के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि आप में से कोई ऐसा रहनुमा नहीं था या आपका कोई लीडर ऐसा नहीं था जो उठ के कहता है कि जी महमूद अचकज़ई साहब आप ये बात गलत कर रहे हैं? देखिए जी, गुजारिश ये है कि महमूद अचकज़ई इसी असम्बलियों से मुंतखब होते रहे हैं ना, वो इसी बलोचिस्तान, इसी पाकिस्तान का हिस्सा है ना। बात ये है, इन्हीं अदालतों ने उनके देखो उनके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करती रही हैं, यही एजेंसियां उनको क्लियर करार देती रही है ना। अब वो जो कह रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मान लें, भाई किसी की ग्रीवेंसेस तो सुनो क्या है। अगर महमूद अचकज़ई ये कहता है कि आपको, आपने रेकॉर्डिक जो है के मामले में, या जो है ना सुई के इलाके में या बलोचिस्तान के साथ ज्यादतियां हो रही हैं या मिसिंग पर्सन का इशू है, तो क्या आप इसको दबा देना चाहते हैं? ये जख्म पे पट्टी बांधना चाहते हैं? ये कोई अच्छी बात है? अभी थोड़ी देर पहले नवाब अकबर बुख्ती की बात हो गई थी, उसको जिसने कत्ल किया वो पाकिस्तान में नहीं आ सकता। तो ये इतनी अच्छी, उससे पहले बलोचिस्तान में अमन आ गया हुआ था, क्या वो अच्छी बात थी? अगर आप ये समझते हैं कि ये लोग मुजरम है, तो भाई अदालतें किस लिए हैं? आप क्यों लोगों को मिस कर रहे हैं? दूसरी बात ये है, यही बात जो कल जलसे में वो कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। आप सुप्रीम कोर्ट का क्या करें? नहीं, सुप्रीम कोर्ट लाहौरियों को नहीं ब्लेम कर रहा। सुने, जो उन्होंने किया है वो जनाब इन्हीं एजेंसियों को ब्लेम कर रहा है कि भाई ये क्या है, और उसकी भी नहीं सुनी जाती। गुजारिश ये है, इसका तरीकाकार ये नहीं है, सियासत को सियासत से करें। इसका तरीकाकार, सारी गुजारिश मेरी सुन लें बात सर जी, इसका तरीकाकार ये है कि इन लोगों को बात करने दें और फिर लोगों को फैसला करने दें कि आया वो इन्हें रिजेक्ट करते हैं। यही तो सारी लड़ाई है कि आप अपनी मर्जी से लोगों के वोट ना चुराएं। आप ये जो है ना, ये छुपना छुपाना बंद कर दें। ये अगर अचकज़ई ने सही कहा है तो वो लोग फैसला करें आप तो उसको आगे इलेक्ट करना है कि नहीं करना। मैं इफ्तिखार भाई को यहाँ लेकर आता हूँ। इफ्तिखार भाई, आपने सुनी कुछ बातें सदीक साहब की, क्या कहते हैं आप? ये तो कहते हैं कि अचकज़ई जो है वो सही बात कर रहा है। नहीं, इन्होंने वो बात ही नहीं की है। वो तो बात एजेंसियों की करने लग गए हैं, सेंडर की बात होने लगी। बात उसने की है लाहौरियों के खिलाफ, अफगानी के हवाले से, ठीक है ना। हम तो उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस शख्स के खिलाफ, ठीक है ना। वो उसकी ग्रीवेंसेस क्या है वो तो बात ही नहीं की उसने तो सिंपल एक बात किया कि जो लाहौरियों ने, क्योंकि लाहौर में वो लोग नहीं निकले, उसको ये तकलीफ थी इस बात की, ठीक है ना। तो अफगानियों की जो रिलेशनशिप ये डेवलप कर रहा था राजा रंजीत सिंह में, ये तो हिस्टोरिकल बात कर रहा है। वो तो अभी तो एजेंसी की उसने बात ही नहीं की, ठीक है ना। और दूसरे उनकी तकरीर दोबारा निकालने लगाए आप उस दोबारा उसको, ठीक है ना। और वो अगर लाहौरी निकला होता उनको तकलीफ ही ना होती। तो ये जो बातें उसने की हैं, ये हम एज ए लाहौरी, मैं तो एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो कहता है अवाम को बात कर, हम अवाम है, ठीक है। तो एज ए अवाम हम बात कर रहे हैं कि भाई उस मुझे बात करने दें। इस गुजारिश ये है, नहीं लेट मी फिनिश नाउ, ठीक है ना। जी मुझे खत्म करने दे बात पहले। तो मैं इसमें ये समझता हूं कि हम जो है वो जो पार्लियामेंट का रोल है उसको होना चाहिए। जो अब मिसिंग पर्सन की बात उसने बात ही नहीं की उस पर,
ठीक है, उसने जो बात की है वो डायरेक्ट, जिस तरह उर्दू पे पहले बात की थी कराची में, वहां पे मिसिंग पर्सन की बात नहीं की थी उसने, ठीक है ना। सैंडक प्रोजेक्ट की तो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो उसने उसमें तो बात दूसरे हवाले से की है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी को पाकिस्तानी समझा जाए, वो इलाकी पंजाबी पश्तून, हम बात ही नहीं कर रहे। हम एज ए पाकिस्तानी पहले हैं, फिर पंजाबी हैं। पंजाबियों के पास आकर आप पंजाबियों के खिलाफ बात करेंगे और वो कहेंगे जी ये गद्दार का वो टारसो देंगे। तो ये यहाँ पे सिखों के बारे में भी उसने बात की थी। जाहिर है कि वो जो यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह वो निकल आएगा, राजा रंजीत सिंह लेकर आएगा, दुल्ला पट्टी निकल आएगा जो मियानी शरीफ में उसकी कब्र है। तो ये लोगों ने जो फाइट की है अपने इस बरे सगीर में, तो ऑब्वियसली उनका स्टेटस को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, बाकी बातें तो बात की हैं कि वो जलसा कामयाब हुआ या नहीं हुआ, वो तो अलग बात है, ठीक है। ठीक है, उसमें इतने करोड़ बंदा आ गया था, इतने अरब आ गया था, ये 500 बंदा आ गया था, ठीक है ना। तो ये इन चीजों की तरफ तवज्जो देना ज्यादा जरूरी है कि हम पाकिस्तानी पहले, तो पाकिस्तानियों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी हो, चाहे जावेद काजी हो, चाहे आप साहब, ठीक है। तो उसमें किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जी काई साहब। बिल्कुल सही है जी। मियां सदीक साहब, आप ये तो जानते हैं कि जो हमारे वडेरे हैं, जैसे बलोचिस्तान के वडेरे हैं, उन्होंने जो अपनी अवाम है, अपने लोग हैं, उनको हमेशा तालीम से दूर रखा है कि कहीं ये हमारे सामने आकर खड़े ना हो जाएं। ये भी तो एक हकीकत है। और जब वो वहां पे खड़े होते हैं, वो कहते हैं जी हमारे बच्चे जो हैं उनका हक जो है वो उनको मिलना चाहिए, लेकिन खुद उन्होंने कभी उनको हक नहीं दिया। ये आपने बहुत शुक्रिया, ये आपने इंतहाई अहम नुक्ता उठाया। गुजारिश सुने, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बात करें हम। अब आ गई अचकजई की बात, उसकी पार्टी से कोई बंदा ले, अगर वो अचकजई लाहौरियों के उस जमाने की बात कर रहा है तो वो उस जमाने में सिखों की हुकूमत थी, ठीक है। हम जरा तारीख को दुरुस्त कर ले। और जो दुल्ला भट्टी है वो चोर था, जेहन में रख ले। दुल्ला भट्टी को हीरो नहीं था, वो एक चोर था और वो डाकू था। और वो जब पकड़ा जाता था तो लाहौर में आके माफिया मांगता था। फिर सुन ले भाई, महमूद गजनवी भी फिर चोर था। महमूद गजनवी भी चोर था, जो 17 हमले किए थे उसने, उसको भी डाकू कहते हैं। आप तो अकबर की भी नहीं है, ठीक है ना। वो तो सारे चोर ही हैं। नवाज शरीफ भी चोर है, हमजा शहबाज भी चोर है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये वो सारे चोर हैं फिर हैं। तो ये दुल्ला भट्टी क्या था, अब उसकी तारीख पढ़े जाके, ठीक है। वो ये बात करना कि जी वो चोर आ गया था, तो किसकी चोरी की, किस तरह डकैती किया उसने जो पॉइंट किया। इसी तरह वो, और सुन लो ना, पीर सबगतुल्लाह राशिदी है, उसका बाप क्या था, दादा जिसको फांसी हुई 1912 में, ठीक है, पीर फगाड़ा, वो भी चोर था। आप दुल्ला भट्टी और पीर सबगतुल्लाह राशिदी चले हम आप दोनों से आपका हिस्ट्री पढ़े ना जाके, दुल्ला भट्टी क्या था। आपकी तारीख सही कर दूं चौधरी साहब, गुजारिश सुने। तो आप करो ना तारीख सही पे। सुने, इसको फांसी लगाई गई कोतवाली लंडे बाजार के अंदर। और ये इस वक्त जो भी था बादशाह मुसलमान था। और ये जो बंदा था दुल्ला भट्टी इतना हीरो था कि इसकी माफीनामे तक मौजूद है हिस्ट्री में। एक बात। दूसरी बात सुन लें, अब आते हैं हम बलोचिस्तान के बुडेरों की तरफ। चौधरी साहब, मैं आपकी सुनता ना, आप मेरी सुने, अच्छी बात है। देखे ना, हम क्या नाम है आपका? सिद्दीक साहब, आपकी बातें। हाँ जी, आप जवाब दें जो आपको हिस्ट्री आती है। मैं तो बलोचिस्तान का चप्पा फिरा हुआ हूँ, ठीक है ना। आप, मैं तो उनको कह रहा हूँ कि गुलिस्तान में आप बात कर रहे हैं, या वहां पे पंजाबी अगर यहाँ पे आकर वो बोल रहा है अचकजई, तो मैं उधर, हम क्यों नहीं उधर जाके बलूचिस्तान के अंदर उसके घर के सामने पंजाबी जाकर अपना जलसा करें। अगर जलसों की बात करें तो वो पाकिस्तान का वो भी हिस्सा है। ये आपका पॉइंट है, मैंने पंजाबी बलोची नहीं खेलना। गुजारिश सुने, मेरा यहाँ पे ये नुक्ता नजर है कि बलोचिस्तान के अंदर जो वडेरे जो हैं, इन्होंने काजी साहब का सवाल ये था कि वो वहां पे तालीम को राइज नहीं होने देते। ये क्यों होता है? ये एस्टैब्लिशमेंट चंद लोगों को सिलेक्ट कर लेती रही थी वहां पे। एस्टैब्लिशमेंट नहीं, हर बात में एस्टैब्लिशमेंट को मत लाएं मियां साहब। जो वडेरे हैं, आप ये सिंध में भी ऐसी होता है। बलूचिस्तान में तो अभी तक बी रेटेड एरियाज हैं जहां पे हुकूमत की रिट ही नहीं है अभी तक। आज के दौर में, मैं आज की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं मानता भाई, वो लेवीज एरिया है, मैं वहां पे रहा हूं आके। आप लेवीज एरिया वहां पे वो इधर भी केपीके में भी थे, वो पॉलिटिकल एजेंट कहलाता था, डिप्टी कमिश्नर नहीं कहलाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं कि चंद अकबर मुफ्ती पर उसने चुना था। अकबर मुफ्ती तो वो शख्स था जो कायदे आजम, जिसको जब आए थे कोयटा में तो वो उनको रिसीव करने गया था। ये बहुत बड़ी मुशर्रफ की गलती थी,
अकबर तो बुगटी भाई को मैं किसने तो भेजा? देखिए मियां साहब, इफ्तिखार भाई, मियां साहब आपको भी मानना चाहिए, इफ्तिखार भाई ने क्या कहा है अभी कि अकबर बुगटी का जो केस था वो मुशर्रफ की बहुत बड़ी गलती थी, तो चले गलती मेहरबानी मैं कह जहां रहा पर हूँ हो वो आपको तो मानना मुशर्रफ, चाहिए। तो मुशर्रफ कौन है? मुशर्रफ वो मुशर्रफ मुशर्रफ वो कौन तो था? उन्होंने डिक्टेटर था। उन्होंने मुशर्रफ कहा है ना, भाई उन्होंने कहा मुशर्रफ भी है डिक्टेटर था, मुशर्रफ जावला भी बहुत बड़ी डिक्टेटर था। गलती थी। ये मेयर का जावला था। कौन था? जावला को किसने पाला था? गुजारिश नवाज ये शरीफ है, ज़ाहिरा को उसकी गोद में पला था। अच्छा सुने, गुजारिश ये है, सुने मेरी बात। बोले हमें जो है ना, हमें जी किसी जी के सुनाए। प्रो नहीं जाना जब तजिए की बात करते हैं ना। बात यह है कि वहां पे आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 25-25, और मैं एक सियासी कारकुन हूँ, 25-25 करोड़ रुपया वहां के MNS MPs को देते थे, और वो एक पैसा नहीं लगाते रहे और जेब में डालते रहे। तो फिर ये कसूर और किसका है? जनाब देने कोई वालों का उनको, कसूर है ना मियां साहब, जी जी क्या आपकी हिसाब क्यों नहीं लेते? जी, मेरा मतलब है कि अगर मैं किसी को 25 करोड़ दूं तो मेरा फर्ज बनता है कि उनसे हिसाब लूं कि कहां पे खर्च किया है। ये तो आपकी कमजोरी। साहब आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। अच्छा वो अच्छा, जरा मैं करें बात मेरी दोबारा आवाज करें। आ रही है आपको? मियां साहब आवाज आ रही है मेरी? काई साहब आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज, मैं दोबारा, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं नहीं, बीच में शोर आ रहा है। अच्छा चलें करें बात, देखें। अच्छा चले, मेरा सवाल एक मिनट सवाल सुन लीजिएगा, अगर आप तक आवाज ये पहुंच जाए। चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है चौधरी साहब? जी बिल्कुल आ रही, लाउड एंड क्लियर। अच्छा चलें ठीक है। मेरा सवाल ये है मियां साहब कि जब आप करोड़ों रुपया देते हैं MNS को, MPs को, और वो अपनी जेबों में अगर डाल देते हैं, अवाम पर खर्च नहीं करते, तो ये किसका फर्ज बनता है उनसे पूछना? हुकूमत का बनता है। उन पर केसेस बनाए जा सकते हैं, उनको ये कहा जा सकता है कि अगर आप इस बार ये पैसे अवाम पर नहीं खर्च करेंगे तो अगली बार आपको टिकट भी हम नहीं देंगे। तो ये तो पार्टियों का मैं बंद कसूर है करके ना। लगा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, बंद करके लगाता हूँ। चलें ठीक है, दोबारा आ जाएं आप जी। इफ्तिखार भाई, उनको पता नहीं आवाज क्यों नहीं जा रही, मेरी आवाज तो पहुंच रही थी। जा रही है उनको, अच्छा खैर। अच्छा चलें जी जी ठीक है, हो मैं सकता है। देखिए ना, ये जी जी सारा कसूर चाहे वो पंजाब का MPA है या MNA है, चाहे वो बलूचिस्तान का, चाहे वो सिंध का, चाहे वो KP का, जी अगर वो 25 करोड़ रुपया रिश्वत जो होती है, पहले हमारे ये रिवाज है कि हमारे डेवलपमेंट फंड, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डेवलपमेंट फंड्स की। ठीक है ना, जब डेवलपमेंट फंड्स जो होता है वो बतौर रिश्वत इस्तेमाल किया जाता है सबके लिए। तो अभी इमरान खान की जो हमारी पहली एक दफा मीटिंग हुई थी, तो वो देता है फंड रिलीज। ये MNA MPA का काम नहीं है कि नालियां पक्की कराए। ये आप लंदन में रहते हैं, आप मुझे बताएं कि क्या एक वहां का MP जो है वो नालियां पक्की करवाता है क्या? या नहीं, ये बल्दियात का काम नहीं है? या ये जो हॉस्पिटल्स बनते हैं, ये स्कूल्स बनते हैं, ये जच्चा बच्चा सेंटर्स बनते हैं, ये कौन लेके आता है? ये लोकल गवर्नमेंट जो होती है ये, होती है। बिल्कुल। ठीक जी है ना। मियां और साहब, जब 25 आगे जरा करोड़ मैं रुपए सवाल अगर इनसे है, कर लूं मियां साहब से। जी 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 मियां साहब, आवाज आ रही है आपको? काई साहब शोर आ मेरा रहा है, नहीं समझ ख्याल नहीं आ रही मुझे। उनको मसला है, मेरा ख्याल वो ना शोर आ रहा है, प्रॉब्लम है। एक मिनट होल्ड करें जी, एक मिनट। अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं मियां साहब? मियां साहब क्या मसला हो गया? मियां साहब, आपको आवाज मेरा ख्याल है आनी चाहिए। वैसे अगर इफ्तिखार भाई तक पहुंच रही है तो आप तक भी पहुंचनी चाहिए, या आपको जो सवाल है वो सही नहीं लग रहा? कैसे समझ नहीं आ रही? अच्छा दोबारा ट्राई करें, आप दोबारा ट्राई करें, मैं इफ्तिखार भाई से बात करता हूँ। जी इफ्तिखार भाई, जी इफ्तिखार भाई, हाँ आपको जी, आवाज मैं आ ये रही है ना? जी जी आपने मैं ये बता रहा हूं जी जी कि कोई भी हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट का हो, चाहे वो पंजाब का हो, कोई भी MNA MP जो है वो 25 करोड़ रुपए, ये अक्सर जो केस बने हुए नैब में वो इसी तरह से है ना, एम्बेजलमेंट के, चोरी के, फ्रॉड के, ये सारे जो हैं वो जो क्या कहते हैं इस किस्म के जो हमारे MPs हैं। और अभी जो सेनेट के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, ये 6 मार्च को जो होना है, अब इमरान खान ये कह रहा है कि आप इलेक्शन रिफॉर्म्स करें और जो हाथ उठाकर करें कि जी जिसने अगर वोट देना है, अगर ये वोट इस तरह हाथ उठाकर वो नहीं देते तो ये भागते हैं वो क्योंकि आपको पता है कि सेनेट के इलेक्शन में बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो खर्च होते हैं।
सही है, ठीक है ना। तो बिलियन ऑफ रुपीज जो है उसकी वो ये मंडी लगती है, ये सेनेट की वो टिकटें जो होती हैं। और उसमें मुझे अपने हमारे दोस्त थे, वो कुकी खेलते, वो लंडी कोतल के लोग होते थे, ये जो शुगर जो होती है, व्हाइट शुगर जो है, वो ब्राउन शुगर है, उनके मुताजिर होते हैं। हर भाई जब तक पैसे जो हैं वो निचली सतह पर नहीं जाएंगे, ये जो MNA MPA जो हैं ये इसी तरह फंड लेते रहेंगे और पैसे जो हैं हुकूमत को चाहिए कि पूछना चाहिए। मियां साहब, आपको आवाज आ रही है कि नहीं? जी आप आइए, शुक्रिया। अब आइए जरा, ये जरा मैसेज पढ़ लीजिएगा। हाजी कुदूस साहब हैं, अब्दुल कुदूस साहब, उन्होंने एक मैसेज भेजा है। वो कहते हैं जी कि दुल्ला भट्टी बहादुर चीर दिल जवान था, मुगलों के खिलाफ रेवोलेट की राय, अब्दुल्ला भट्टी शहीद को चोर कहना ज्यादती है और तारीख को मस्त करना है। तो जनाब ये आप देख लें, अगर मैंने नहीं, भट्टी साहब, अब्दुल्ला भट्टी का जो है ना, उसको सवाल को छोड़िए। मैं जो सवाल करना चाह रहा था वो ये कि हर एक फिक्रा ये इनके पास जो तरीका है वो बता दे, इन्होंने अगर कोई फिल्म देखी है। आपने कहा था कि करोड़ों रुपया जो है वो बलूचिस्तान में जाता है फंड, लेकिन एक पैसा भी अवाम पे नहीं लगता। तो मियां साहब, ये कसूर किसका है? ये हुकूमत का है जो करोड़ों रुपया देती है लेकिन हिसाब नहीं मांगती अपने MNA और MP से, और तभी तो अवाम पीछे रह गई है। जी काजी साहब, बहुत शुक्रिया। यही इस वक्त जो है ना, ये PDM का जो यही डिबेट चल रही है, यही डिबेट है। ये कोई तोपे नहीं चल रही, कोई जंग नहीं हो रही। ये लोगों को, राय आमा को हमवार किया जा रहा है इस मामले में कि भाई अगर इमरान खान है या PDM है या दूसरी जमातें हैं, ये पार्लियामेंट जो है ना, इसकी सुपरमेसी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब वोट कोई दे और हुकूमत कोई करे, नुमाइंदा अवाम किसी को चुने और जनाब हलफ कोई दूसरा उठाए, और जब कोई उठा ले तो फिर उसको काम ना करने दिया जाए। मियां साहब, कतकलामी माफ, 25 करोड़ वाली बात करें ना, जो भी जुमात आती है वो यही कहती है कि हमारा वोट अब 25 करोड़ नहीं मिल रहे उनको जी, सुने, और बाइक नहीं मिल रही ना, इसीलिए तो वो कह रहे हैं ना, वो अभी 80 करोड़ रुपए निकला है मुश्ताक रईसानी के, मुश्ताक रईसानी के 80, वो जो आपकी जो मशीनें जो है ना वो खत्म हो गई थी, ठीक है ना। वो मैं फिर बाद में मुलाकात करके आया, वो बाद में उसको खालिद लांगू वो मिनिस्टर था, उसके मशीनें वो निकली हैं उसके, ठीक है ना। ये जो है ये इधर नहीं है, हर जगह कराची से भी निकली हैं। वो जो नहीं, मसला तो ये है कि करप्शन जो है वो पूरे पाकिस्तान में उसको फांसी लगानी चाहिए उस बंदे को, ताकि वो आपको थोड़ा सा मिसाल दें। चाइना वाले करते हैं ना, वो इधर गोली मारते हैं और गोली भी वो उधर से खानदान से मांगते हैं कि भाई पैसा दो। मैं मियां साहब से इस सवाल का जवाब ले लूं। मियां साहब, मेरा सवाल यही है फिर कि जो हुकूमतें ये फंड देती हैं उनका ये हक बनता है कि वो हिसाब किताब लें अपने MNA MPA से कि उन्होंने अवाम पे क्या खर्च किया है, क्योंकि अवाम इसी तरह हर सूबे की रो रही है। पंजाब, जो आप साउथ पंजाब में चले जाएं वहाँ भी यही हालत है। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक शहर पे खर्च करके या अपनी जेबों में वो फंड डाल के आप ये ना कहें कि हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपकी हुकूमत है, आपने कहा करोड़ों रुपए हमने फंड दिए हैं, तो आपका ये फर्ज भी बनता था कि ये पता कराएं कि ये कहाँ पर खर्च हुए हैं। अच्छा जी काजी साहब, हुकूमत हमारी नहीं है, मैं जरा दुरुस्त कर दूं, ये 2.5 साल से जो इन्होंने पैसे दिए वो किधर है? मैं मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पिछली हुकूमतें जो हैं वो भी इसी तरह पे चलती रही हैं। जी जी दुरुस्त है। उसके तरक्याती काम उठा के देख लें उनके। अब आपने एक मिसाल, आपने एक सिटी की बात की है, लाहौर की, जनूबी पंजाब। मैंने वैसे मिसाल दी थी कि एक सिटी पे खर्च नहीं करना चाहिए। जब गरीबों के लिए फंड दूसरे इलाकों में जाते हैं तो हुकूमत की नजर होनी चाहिए, जो भी हुक्मरान हो उसका फर्ज बनता है कि वो हिसाब किताब ले। जी बिल्कुल ले। और इसकी जो है ना, इसी के मामले में कोई ऐसा नेशनल अकाउंटेबिलिटी का अदारा होना चाहिए जिसको जनाब अगर 1 बिलियन दरख्त भी नजर आने चाहिए, अगर इधर उसको कामा नजर आता है। एक अदारा तो है लेकिन उसको बांधता ही कोई नहीं है। उसने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद लूज की है। वो उसको हेलीकॉप्टर केस नजर नहीं आते,
उसको मालम जबा केस नजर नहीं आते, उसको बीटीआर नजर नहीं आती, उसकी आई ग्लासेस को डिफरेंट है, वो इस तरफ देखता है तो उसको सारी करप्शन इस तरफ नजर आती है। गुजारिश है, और फिर वो 2.5 साल में एक पैनी की करप्शन कहीं साबित भी नहीं कर सका, और जिस जज ने सजा दी वो जज जो है वो गुड कोरोना का शिकार हो गया है, और वो जज को डिसमिस कर दिया जाता है, फैसला बरकरार है। सो गुजारिश ये है कि हम जो जज अरशद से वो तो चले गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। क्यों जन्नत नसीब करे जी? क्यों ना करे जी, मुसलमान है, क्यों ना करे, हम तो दुआ कर सकते हैं जो चला जाए। वो तो अल्लाह मियां का काम है ना काजी साहब का काम है, ना मियां साहब का काम है, वो तो अल्लाह मियां का काम है। ये बिल्कुल देखें, ये होनी चाहिए, ये अल्लाह का और उसका मामला है। मैं इस बात का मतलब, जारी बात है, मुसलमान, अल्लाह उसको माफ करे, रही बात जन्नत की, अल्लाह दे ना दे, उसका मामला है। अच्छा, गुजारिश ये है, गुजारिश ये है, मैं आप बताऊं हाजी साहब, मैं भी आपको बताऊं स्टेटमेंट पे। जी बताइए। ठीक है ना, तो अगर वो कमर जमान साहब, ये इनको चाहिए था कि अगर ये इतना, अब ये कह रहे हैं ना ब्लैक लॉज हैं, तो इनको चाहिए था, इनकी तो मेरा ये तो शरफ ने। इफ्तिखार भाई, कमर जमान साहब या जस्टिस कयूम साहब जो हैं, ऐसे लोग अगर हर हुकूमत को मिलते रहें, उनके मन पसंद जो है वो जजेस भी हों और नैब का अदारा भी हो, तो फिर तो वो क्या कहते थे, मौज ही मौज। मैं तो कहता हूं कि उनको बैन कर देना चाहिए था। अब वो जब शहबाज शरीफ ने जब उसको जस्टिस कयूम को कहा था कि भाई एनी सजा देनी है, वो कहने एनी तो मैक्सिमम होती है, कट कर लो थोड़ी जी। मैं तो कहता हूं स्पेयर नहीं करना चाहिए था, चाहे ये जस्टिस कयूम है, चाहे नैब का ये वाला चेयरमैन है, ठीक है ना, उसको तो स्पेयर नहीं करना चाहिए था। वो देखें लाठी जो है ना वो एक ही तरीके से हाँकनी चाहिए। ये अगर कमर जमान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ये स्टेटमेंट देती है, वो कहता है जी मैं कुछ भी हो जाए, मैं नहीं करता कोई काम, ठीक है ना, वो कमर जमान पे जब उसका टन्योर खत्म हुआ तो वो भाग गया, जाहिर है उसकी छुट्टी होनी थी। फिर इनको जो जवेद इकबाल साहब है, ये इस मौजूदा गवर्नमेंट में ने तो ही रखे, और अगर ये जवेद इकबाल भी करप्ट काम करता है और ये 2 नंबर काम कर रहा है और ये कंपिटेंट नहीं है, मैं कहता हूं इसमें रिफॉर्म्स करनी चाहिए, इसकी छुट्टी करा देनी चाहिए। कोई भी शख्स जो है वो अगर काम परफॉर्म नहीं कर रहा, जो भी शख्स करप्ट है, चाहे इमरान खान करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, चाहे वो मरियम करप्ट है, या ये जो सफदर है ये करप्ट है, या बिलावल करप्ट है, जरदारी करप्ट है, किसी को स्पेयर नहीं करना चाहिए। जी वो ये नहीं हो गया, फलां नहीं हो गया, मैं तो कहता सबके लिए लाठी एक जैसी होनी चाहिए। जो भी करप्ट है। इफ्तिखार भाई, मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। वैसे तो 2 रह गए हैं क्वेश्चन। एक जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये कि मियां साहब, आपसे भी यही क्वेश्चन, मैं आपसे भी जवाब लूंगा कि इकरारुल हसन का क्या कसूर था? अगर वो लाहौर में जाके उसने एक प्रोग्राम किया है कि लाहौर वाले जो लोग हैं उनके क्या ख्यालात हैं, और मोस्ट ऑफ द लाहौरीज जो हैं उसके प्रोग्राम में उन्होंने यही कहा है कि जो बयानियाँ इस वक्त मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब लेकर चल रहे हैं वो हमको मंजूर नहीं है, यानी अपने अदारों के खिलाफ उनको बात नहीं करनी चाहिए। इफ्तिखार भाई, पहले आपसे ये मतलब ये हमला क्यों कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं? देखें, वो जो बात हुई है मेरी, वहां पे सीसीपीओ ने कहा है कि ये जो उमर शेख था या उसके नीचे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा 10 लोग थे, 10 के 10 गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है ना। और उसमें जो ये बात ये हो रही थी कि ये जो नैरेटिव था, फेंटी लगाई है उनको, वो मुख्तलिफ जो लोग थे उनसे इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें पीटीआई के भी लोग थे, उसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग थे, जो अभी भी चल रहा उसका। तो उसके बाद उसको फेंटी लगाई गई। जो बंदे पकड़े गए जो वो उन्होंने कहा है कि जो नून लीग के थे, ठीक है ना जी। मैं इस पे भी मुझे एतराज है कि वो कैसे होना, कहते जी वो नैरेटिव जो था वो उसके खिलाफ था। मरियम क्योंकि जलसे कर रही थी, 3-4 दिन से वो रैलियां निकाल रही थी, और वो उसमें वो फिर आज का जो जलसा भी अब देख लें, यानी आज से मुराद है जो 13 दिसंबर का जलसा था, वो कामयाब नहीं नजर आया उनके नजदीक। तो फेंटी तो वैसे नहीं लगानी चाहिए किसी को भी, जर्नलिस्ट हो या जो भी हो, तो वो क्योंकि उसका तो काम है ये करना, तो लिहाजा ये इस किस्म की जो इस किस्म के काम जो है वो किसी को भी नहीं करने। बिलावल भुट्टो के खिलाफ हो, इमरान खान के खिलाफ हो, फेंटियां लगाना जर्नलिस्टों को या उनके किसी को भी नहीं जा सकती। मियां साहब, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। जी, मियां साहब, आपको कोई इतला है कि वाकई ये नून लीग की तरफ से किया गया है? देखिए जी, मैं इसको किसी ने भी किया है, ये मैं इसको
कंडेम्ड करता हूँ इंतहाई सख्ती के साथ। देखें, सहाफत आजाद होनी चाहिए, भले मुझ पे तनकीद करें या किसी और पे करें या नवाज शरीफ पे। अगर सहाफत आजाद नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। बिल्कुल देखे ना, ये अपना अपना नुक्ता है नजर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप चौधरी साहब जो कह रहे हैं सारा आंखों पे, इनमें कोई बातें अच्छी भी हैं, कोई बुरी भी होंगी। जो अच्छी हैं वो हम पिक कर लेंगे, उनसे सीखेंगे, और जो बुरी होंगी वो अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। ये इकरार उल हसन पे हमला, सहाफत पे हमला है, ये किसी शक्ल में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और रह गई सीसीपीओ लाहौर की बात, वो उस शख्स को छोड़े, वो अपने आईजी की नहीं मानता, वो ऐसे उसने मुंह उठा के कह दिया अगर वो मुस्लिम लीग के कारकुन है तो लाए उसको सामने। ये जनाब शाह से ज्यादा शाह के वफादार वाला बना हुआ है। बात यह है कि एक सहाफी 10 बंदे गिरफ्तार किए हैं। जी सही है, ठीक है। वो उसने 10 बंदे गिरफ्तार, उसने नहीं किए, उसके नीचे लोगों ने किए भाई। जिस किसी ने भी पुलिस का वो बॉस है, तो वो उस हैसियत से उस एसएचओ ने गिरफ्तार किए हैं। चलो, जिस किसी ने भी किए हैं जनाब, वो किसी भी पार्टी के हों, उनको सजा जी का सर दूसरा क्वेश्चन क्या है? जी बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इस किस्म की हरकत करे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरा तीसरा सवाल ये था जी कि शेख रशीद साहब को अब इतने जलसे जुलूस हो रहे हैं पीडीएम की तरफ से, इस वक्त वजीर दाखिला बनाना, क्या वाकई एजाज शाह साहब जो हैं वो बीमार हैं, वो अपनी जो ये पोस्ट है इसको देख नहीं सकते सही तरह? आप क्या समझते हैं? या ये वजह है कि शेख रशीद साहब 4 नंबर गेट का जो हवाला देते रहते हैं हर वक्त, वो उनके करीब हैं, इसलिए ये इसको कैसे देख रहे हैं आप इफ्तिखार भाई? देखें, वो 4 नंबर गेट का, वो तो उसके वोटर है ना 4 नंबर गेट में, उसका हल्का भी उसमें है। दूसरा ये है, इसमें कोई दूसरी बात भी नहीं है कि आर्मी के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, एजेंसीज के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे से भी ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये होता है जो अभी लगाया गया है, देखें अभी तो उसकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे ना, क्योंकि जो वजीर दाखिला होता है ना, वो उसका सिर्फ इस्लामाबाद का जो पुलिस आईजी है और इस्लामाबाद का जो डीसी है वो उसका बॉस है। बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वहां का जो चीफ मिनिस्टर है वो उसका बॉस होता है। यहां से वो एक वजीर दाखिला वो पिंडी का एक सिपाही तब्दील नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसके लिए वो आईजी जो है वो अंडर है उसके चीफ मिनिस्टर। बाकी जो है, जो मेरी जो वो ये है कि ये जो एफआईए जो है वो उसके अंडर होती है, ठीक है ना। तो एफआईए को जो नैब वाला जो बात कर रहे हैं, मुझे भी नैब के कई बातों पे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मैं तो कई चीजों इनसाइडर हूं ना, ये एज इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, तो वो मैं ये चीजें देखता होता हूं कि वो ज़ाहिर को सुप्रीम कोर्ट तो झूठ नहीं बोल रही होती नैब के ऊपर, वो बहुत कड़ी तनकीद की है पिछले दिनों उन्होंने, चीफ जस्टिस ने। तो वो एफआईए को ये स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं और ये कर रहे हैं। एफआईए जो है वो जो नैब का रोल होता था इन्वेस्टिगेशन का, इस एफआईए को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और एफआईए के साथ साथ फिर जाहिर है कि कुछ लोग जो बाहर हैं, हो सकता है नवाज शरीफ है जो उनका केस टेकअप करना है उन्होंने, या कर रहे हैं या कर चुके हैं, शहजाद जो है अकबर जो है, जो इसका एहतसाब वाला जो है, वो उसको जो हुकूमतों के साथ जो उनकी डिस्कशंस होनी है, बंदे बाहर से इधर लेके आने हैं, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे उसकी जो कारकर्दगी थी, ये जो ब्रिगेडियर जासा, तो इटसेल्फ जो है वो प्रोएक्टिव नजर नहीं आया 2.5 साल में, ठीक है ना। अभी भी नजर नहीं आता, तो वो हमें नहीं नजर आता। तो आप दूसरे देख लें, जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं, मुराद सईद आपको नजर आएगा या दूसरे जो लोग होते हैं, तो हमें तो ये नजर नहीं आया, इसलिए उसको नारकोटिक्स जो है छोटा डिवीजन करके ना उसके हवाले कर दिया गया। बल्कि मैं वो ये भी कहता था वो भी बेचारा बीमार है, उसको नहीं करना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि एफआईए को स्ट्रेंथन करना, और क्योंकि एफआईए के अंडर जो है वो ये जो रेड वारंट होना या उसके जो लेके जो बाहर के जो मुल्जमान है, उनको मुजरमान है, उनको वापस लेके आना, उसमें आप ज़ाहिर है कि इस बंदे का आप रोल देखेंगे वो क्या करता है और कामयाब होता भी है कि नहीं होता। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा मियां साहब, आप इस हवाले से क्या देख रहे हैं कि क्या शेख रशीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी तो रहे हैं, तो क्या वो इनसाइड आउटसाइड जानते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, इसलिए इन्होंने इस टाइम पे उनको वजीर दाखिला बना दिया?
क्या ख्याल है? नहीं नहीं नहीं, ये असल में ना हमें जो मुझे इनसाइट पता है ना वो ये है कि शफकत इसकी तो बेचारे की बड़ी बाद में बारी आई है। बाबा जी तो जो अपना जाज शाह साहब थे वो तो भूल जाते थे, वो तो बुजुर्ग हो गए होते। मैं तो ऐसे पाकिस्तानी शहरी ये कहता हूँ कि ये क्या हमारे साथ धोखा किया हुआ था। वो बंदा इस तरह वो साफियों की टांगे तड़ाने की खुली बातें करता है, टंगा तोड़ दो। वो इस कदर जो है ना उसको शर्म आनी चाहिए थी। अभी वो मिनिस्टर है, ये मुझे कहना पड़ेगा, मैं आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी फेवर में मैं कह रहा हूँ, वो कहता है टंगा तोड़ दो, लता पान दो। ये बाबे की गुफ्तगू थी। अच्छा खैर, पिछली ये कि जनाब वो जिनका बंदा था उनका ख्याल था कि ये कल का जो जलसा है अगर कोई तसादम हो गया तो चलो उन पे इल्जाम नहीं आएगा। अब आगे शफकत साहब की बात। दूसरे शफकत साहब थे जो मेन कैरेक्टर थे। शफकत साहब समझदार थे, वो पुराने बंदे हैं, उनको सारी समझ है। उनका जवाब है उन मुसीबत में आपने गल तो नहीं पानी ना, ये इस तरह की मुसीबत आपने। अब तीसरे जो थे वो तीजा फवाद चौधरी सी। फवाद चौधरी ये थी, वो खोचा था। उसने कहा ये मुझे जरा सियासी बात छेड़ी है तो करने देना। उसने कहा सदात अकबर जेड़ा सीआईए दा तुसी कहंदे ना कि खान साहब को ये बताया जाता है कि सीआईए दा एक इन्हों पुश के चल दी और जनाब ये MI5BC के अंडर है, उसको तो पहले हटाएं तब मैं आऊंगा। अब आ गई बात शेख रशीद की, उसकी बेचारे की लॉटरी निकल आई है। और दूसरी बात है कि शेख साहब को हम लोग जानते हैं। शेख साहब कहीं से ऊंची बढ़त की बात आई ना, शेख साहब से पहले भागने में जो बंदा आगे होगा वो शेख रशीद होगा। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां सदीक साहब आपका। इफ्तिखार भाई आपका तो मैं बेहद मशकूर हूँ क्योंकि आज आपने बहुत वक्त दिया है हमें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। वेलकम यही था, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, अच्छी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। यही था सब रंग आज का, और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।